वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी नेक्स्ट क्लास इनवर्टिब्रेट्स ऑफ जूलॉजी, ये पार्ट नंबर 3 रहेगा और ये आपकी क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट दोनों के लिए कॉमन क्लास रहेगी। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली क्लास में जो चर्चा की थी वो हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ, क्या पढ़ रहे थे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं हम? क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस के कुछ आधारभूत या फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसमें कुछ से कैरेक्टर पढ़ लिए हैं और जो हम जो पीछे की क्लास में बात कर रहे थे वो हम चर्चा कर रहे थे सीलोम की। किसकी चर्चा कर रहे थे? सीलोम की। कि सीलोम क्या है और ये किस प्रकार के होती है, और सीलोम के आधार पर जो एनिमल होते हैं या इनका क्लासिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के अंदर जो वन सेल होती है डिवाइडेड इज ए मल्टी सेल्स, यानी कि एक कोशिका विभाजित होकर बहुत सी कोशिकाएं बना लेती है। यानी कि क्लीवेज क्या है? एक खोखली गेंद के समान संरचना में इस प्रकार से ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, इसकी परिधि की तरफ क्या हो जाती है? स्थित हो जाती है। और जो इसके अंदर का पार्ट होता है ये खोखली गेंद के समान संरचना में बदल जाता है। ठीक है, क्लीवेज की घटना के बाद जो ये खोखली गेंद बन जाती है, इसी खोखली गेंद को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि ये गेंद खोखली है और अंदर की ओर क्या हो जाती है? धंस जाती है। अंदर की ओर धंस जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अंदर की ओर धंस जाती है। तो यहाँ पर ये सेल है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं ये फॉर्म बाय 3 जर्मिनल लेयर, 3 जर्मिनल लेयर, यानी कि 3 जनन स्तरों के बने होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होना है? इन्हीं 3 जनन स्तरों का होना है और फिर गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, यानी कि अंग निर्माण की क्रिया होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 3 जनन स्तर बनते हैं उनकी बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले देखिए ये 3 जनन स्तर है क्या? एक तो आपका होता है एक्टोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म होता है। एक होता है मेसोडर्म और जो तीसरा जनन स्तर होता है वो क्या होता है? एंडोड्रम होता है। तीसरा क्या होता है? एंडोड्रम। अब देखिए स्टूडेंट, जो सबसे बाहर का जो लेयर है वे आपकी क्या होगी? एक्टोड्रम होगी। क्या होगी? एक्टोड्रम। और यहाँ से जो अंदर धंस जाती है, अंदर धंसी होने वाली ये लेयर किसका कार्य करती है? ये कार्य करती है आपके एंडोड्रम का। ठीक है, ये एंडोड्रम का कार्य करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एंडोड्रम होती है इसका यदि हम सेक्शन काटेंगे तो एंडोड्रम क्या है? एंडोड्रम इस प्रकार से, बीच में ये पार्ट है, ये एंडोड्रम है। क्या है? एंडोड्रम। ठीक है, ये एंडोड्रम है और बाहर की ओर क्या है? बाहर की ओर ये क्या है? आपकी एक्टोड्रम। ये एक्टोड्रम और अंदर क्या है? एंडोड्रम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंडोड्रम और कुछ नहीं होती है। एंडोड्रम यानी कि ये जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं? इंट्रोन भी कहा जाता है। इंट्रोन या आर्केंट्रोन, इंट्रोन या आर्केंट्रोन एक ही बात। इंट्रोन या आर्केंट्रोन की ये जो एंडोड्रम है ये क्या होती है कि यहाँ पर 2 कोशिकाएं और परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर 2 कोशिकाएं और परिवर्तित हो जाती है। इन कोशिकाओं को टीलोब्लास्ट सेल कहा जाता है। कौन सेल कहा जाता है? टीलोब्लास्ट सेल, या इन्हें 4D सेल के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं सीलोम की बात कर रहे हैं, देखिए जो आपकी टीलोब्लास्ट सेल है या 4D सेल है, ये परिवर्तित होकर इस पूरे पार्ट को, इस खोखले भाग को क्या कर लेगी भाई, ये कवर कर लेगी या नहीं कर लेगी। इस पूरे एरिया को जब कवर कर लेती है तो कवर करने के बाद जो लेयर बनती है उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कुछ एनिमल्स में क्या पाई जाती है, 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है और कुछ में क्या पाई जाती है, 2 जर्मिनल लेयर पाई जाती है। अब देखिए कि जिसमें 2 ही जर्मिनल लेयर पाई जाती है उसमें ये जो खोखला पार्ट है वो एक विशेष प्रकार के मेसेनकाइमा के द्वारा या मेसोगेलियन सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, फिलअप कर लिया जाता है। इसलिए इस पार्ट में किसी भी प्रकार की क्या नहीं बचती है, किसी भी प्रकार की गैप नहीं बचता है। जब इसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा, अर्थात ये मेसोगेलियन सेल से भरा पड़ा रहेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं बनेगी। और ऐसे एनिमल्स जिनमें किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं बनती है उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, एसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स क्या होंगे, आपके एसिलोमेट एनिमल होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो आपकी सीलोम बनती है, सीलोम कैसे बनती है, सीलोम का अर्थ अब देखिए, ये मान लीजिए कि ये जो आपकी एंडोड्रम है, एंडोड्रम की जो टीलोब्लास्ट सेल या 4D सेल है, ये परिवर्तित होकर ये एक लेयर बना देती है, ये मेसोडर्म लेयर है। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसील्स के अंदर मेसोडर्म लेयर जो बनी है, ये मेसोडर्म क्या हो जाती है, इस मेसोडर्म लेयर में दरार उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, दरार उत्पन्न हो जाती है। और दरार उत्पन्न होने के कारण अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इस मेसोडर्म लेयर में दरार उत्पन्न होती है तो आपको क्या नजर आता है। अब देखिए मैं दोबारा बनाता हूं इसको, थोड़ा सही क्लियर करके बनाते हैं इसको। पहले हम, ये आपकी क्या है, सबसे बाहर, ये सबसे बाहर है आपकी एक्टोड्रम। क्या है, एक्टोड्रम। और अंदर क्या थी, अंदर थी एंडोड्रम, अंदर थी एंडोड्रम और बाहर क्या है, एक्टोड्रम। ठीक है, बाहर एक्टोड्रम है और अंदर है एंडोड्रम है। एंडोड्रम की 4D सेल्स यहाँ पर क्या कर लेती है, एक विशिष्ट प्रकार की लेयर और बना लेती है। ठीक है, ये लेयर बना लेती है। यहाँ पर ये जो लेयर है ये 3rd जर्मिनल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, 3rd जर्मिनल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेसोड्रम। क्या बोलते हैं इसे, मेसोड्रम, मेसोड्रम लेयर। अब देखिए इस मेसोड्रम लेयर में क्या बन जाती है, दरार बन जाती है। क्या बन जाती है, दरार। जैसे इसमें दरार बनेगी तो एक पूरी लंबाई में एक खोखली नलिका जैसी संरचना बन जाएगी। और ये नलिका अंदर की तरफ, यानी कि नलिका कहाँ है, ये बीच में नलिका बन गई है, ये लो। तो ये नलिका अंदर की तरफ ही मेसोड्रम से और बाहर की तरफ भी क्या होती है, मेसोड्रम की लेयर से कवर्ड होती है। यानी कि दोनों तरफ इसमें मेसोड्रम कवर किए रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गुहा बनती है या कैविटी बनती है, इसी प्रकार के एनिमल्स के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, इसी गुहा को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, सीलोमेट एनिमल कहा जाता है। और ये सीलोम कैसे बनी है, दरार के कारण बनी है। तो दरार के कारण बनी है तो इसलिए इसे दीर्ण गुहा क्या बोलते हैं, दीर्ण गुहा, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्काइजोसीलोमेट भी कहते हैं, स्काइजोसीलोम भी कहा जाता है। दीर्ण गुहा या स्काइजोसीलोम भी
कहते हैं। तो ये तो बात थी एचिलोमेट हो गए और सिलोमेट एनिमल हो गए। लेकिन इनके अलावा सिलोम का एक टाइप और पाया जाता है। वह टाइप क्या है? उस टाइप का नाम आपका है, वो आपका है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर स्यूडोसिलोम पाई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेंट्स कहेंगे। जैसे आपके एनिमल्स के अंदर एस्केरिस जैसे एनिमल्स है, एस्के हेलिमेंथिस में स्यूडोसिलोमें पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें देखिए, उसमें ब्लास्टोसील तो होगी, ब्लास्टोसील तो होगी, लेकिन ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से किसी मीजोगेरियन सेल्स के द्वारा नहीं भरी होगी। वो कहीं कहीं पर तो भरी होगी और कहीं कहीं पर तो भरी होगी और कहीं कहीं पर सिलोम का पार्ट है पाया जाएगा। कहीं कहीं पर मेसोडर्म की लेयर होगी, कहीं कहीं पर सिलोम का पार्ट है होगा। यानी कि ये जो कैविटी होगी ये पूर्ण रूप से ना बनकर, यानी कि कहीं कहीं पर मेसोडर्म की लेयर, कहीं कहीं पर ब्लास्टोसील पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे स्यूडोसिलोम। क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम। यानी कि जो एस्के हेलिमेंथिस के एनिमल है उनमें क्या पाई जाती है? स्यूडोसिलोमें पाई जाती है। तो ये तो बात थी सिलोम की। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो प्रारंभिक जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगेट के बाद क्लीवेज की स्टेज आती है, ब्लास्टुलेशन की स्टेज आती है, और ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो ब्लास्टोसील और एक जो पोर बनता है उसे ब्लास्टोपोरे कहा जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसील्स या ब्लास्टोपोर क्या होते हैं? अब देखिए, ब्लास्टोसील्स क्या है या ब्लास्टोपोरे क्या है? हमने ये बनाई थी ब्लास्टोसील्स। ब्लास्टोसील्स अंदर की ओर क्या हो गई भाई? इस प्रकार से अंदर की ओर धंस जाती है। ब्लास्टोसील्स इस प्रकार से क्या होती है? अंदर की ओर धंस जाती है। ब्लास्टोसील्स जब अंदर की ओर धंस जाती है तो यहाँ पर एक पोर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर कहा जाता है। अब जो आगे की गड़बड़ जो होती है वो सारी गड़बड़ इसी ब्लास्टोपोर की होती है। यदि इस ब्लास्टोपोर के द्वारा यदि किसका निर्माण होता है? माउथ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्लास्टोपोर के द्वारा यदि माउथ का निर्माण होता है तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? आपके प्लेटी हेलिमेंथिस होते हैं, निमेटोड होते हैं, एनेलिडा के होते हैं, ऑर्थोपोडा, मोलस्कन जो एनिमल्स होते हैं ये सभी प्रोटोस्टोमिया होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। यदि इसी पोर के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो? एनस का फॉर्मेशन हो, तो एनस का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स। ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स क्या होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स जिनके अंदर किसका निर्माण होता है? इस ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। यानी आपके एकाइनोडर्मेटा जो हैं, एकाइनोडर्मेटा और आगे जो हायर
आगे हायर जो एनिमल जैसे कोऑर्डिनेट्स एनिमल है, इनके अंदर क्या होता है, ये ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल होते हैं, क्योंकि इसका जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर से इसका NSA बनता है। तो ये तो बात थी ड्यूटेरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया एनिमल की बात थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, सिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, विखंडन की बात कर लेते हैं। सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है विखंडन। विखंडन, विखंडन का अर्थ क्या है कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बाहर और आंतरिक दोनों तरफ विखंडित क्या दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन कहा जाता है। अब देखिए, विखंडन की क्रिया हमें देखने को तो मिल जाती है प्लेटी हेलिमेंथिस से। किससे मिल जाती है, प्लेटी हेलिमेंथिस से। लेकिन प्लेटी हेलिमेंथिस के अंदर जो बाहरी विखंडन होते हैं, अंतिम विखंडन होते हैं, उसे विखंडन नहीं माना जाता है। तो इसलिए प्लेटी हेलिमेंथिस के अंदर किसी प्रकार का विखंडन नहीं होता है। लेकिन इसके आगे हम जो प्राणी हैं, जैसे एनेलिडा है या आपके ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा और एनेलिडा, इनमें आगे की तरफ क्या शुरू हो जाता है, विखंडन की क्रिया शुरू हो जाती है। इनके लार्वा में हम देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार का क्या दिखाई देता है, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से क्या दिखाई देता है, विखंडन दिखाई देता है। लेकिन ऑर्थोपोडा में हम देखते हैं कि ये जो अडल्ट स्टेज होती है, अडल्ट स्टेज के अंदर इतना विखंडन, आंतरिक विखंडन नहीं दिखाई देता है, जबकि एनिलिडा के अंदर स्पष्ट क्या दिखाई देता है, आंतरिक और बाहरी विखंडन दिखाई देता है। इसके अलावा जो आपके हायर कोर्डेटा या कोर्डेट्स एनिमल्स है, उनमें भी विखंडन पाया जाता है। ये भी विखंडन दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ मसल्स और नर्व के रूप में यदि हम देखते हैं तो ये विखंडित दिखाई देता है। तो विखंडन के आधार पर भी हम इनका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपके क्लासिफिकेशंस के क्या थे, कुछ बेस थे, जिसके आधार पर हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।